एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल सीए ड्रीमर्स। आई होप आपको पिछला टॉपिक क्लियर हो गया था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। In this video, we are going to discuss about industry and competitive analysis. इस टॉपिक को मैं अपने नोट से प्लस स्टडी मटेरियल से कवर करूंगी। जो भी पॉइंट्स स्टडी मटेरियल में थोड़े से कंफ्यूजिंग दे रखे हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग दे रखे हैं उसको मैं अपने नोट्स में शॉर्ट पॉइंट्स में कवर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड में कोई भी डाउट बचता है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी बचती है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है, हम किस चीज़ को इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री इज अ कंजोर्टियम ऑफ फर्म्स। कंजोर्टियम मतलब क्या होता है कि ग्रुप होता है। कंजोर्टियम ऑफ फर्म्स यानी कि बहुत सारी फर्म्स का जब ग्रुप होता है तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। हुज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैव होमोजीनियस एट्रीब्यूट्स। ऐसा ग्रुप ऑफ फर्म्स जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होमोजीनियस एट्रीब्यूट्स यानी कि एक सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और आर क्लोज सब्सटीट्यूट सच एज दे कम्पीट फॉर द सेम बायर। और क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं यानी कि जैसे चाय और कॉफ़ी, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है जो हम क्लोज सब्सटीट्यूट में यूज़ करते हैं। चाय और कॉफ़ी मतलब अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा या चाय की क्वालिटी में थोड़ा सा भी रिडक्शन आएगा या फिर कुछ भी इफेक्ट चाय पर पड़ेगा जो कि कस्टमर्स को अनसेटिस्फाई करेगा या फिर कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल नहीं करता है तो कस्टमर्स किस पे स्विच कर जाते हैं, कॉफ़ी पर। इसलिए चाय को और कॉफ़ी को एक दूसरे का क्लोज सब्सटीट्यूट कहते हैं कि अगर चाय में कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी उसके प्राइस में चेंज आता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि कंज्यूमर उससे अनसेटिस्फाई है तो फिर वो तुरंत कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाता है, या फिर कॉफ़ी में ऐसा कोई भी चेंज आता है तो वो तुरंत चाय की तरफ स्विच कर सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं। इसलिए कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है या फिर सेम बायर के लिए कम्पीट करती है, जैसे जो चाय और कॉफ़ी के बायर हैं वो लगभग सेम बायर्स के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, तो इसको जो भी चाय की इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी कॉफ़ी की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम एक ही इंडस्ट्री में काउंट करेंगे। एक ही ग्रुप ऑफ फर्म्स होगा जिसको कि हम इंडस्ट्री कहेंगे। एग्जाम्पल, ऑल मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं कंस्टिट्यूट द सेम मोबाइल इंडस्ट्री, वो एक ही मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होते हैं इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स अ वे ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली। ये एक वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली कि हम कैसे स्ट्रेटेजिकली अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिकली हम थिंक कर सकते हैं। अबाउट एनी इंडस्ट्रीज ओवरऑल सिचुएशन, किसी भी इंडस्ट्री की ओवरऑल सिचुएशन के लिए इट हेल्प्स टू कंक्लूड वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और नॉट। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके हम क्या पता कर सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी एनालिसिस होती है वो प्री एनालिसिस होती है, ना कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं, जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि भैया हमने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। इसलिए जो भी एनालिसिस होती है वो इन्वेस्टमेंट करने के, अपना कोई भी डिसीजन, कोई भी मूव करने के पहले लिया जाता है। तो एनालिसिस को हम इसीलिए कहा जाता है कि एनालिसिस किसी भी मतलब सबसे पहले की जाती है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है या नहीं है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इट हेल्प टू कंक्लूड, ये कंक्लूड करने में हेल्प करता है कि वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और नॉट, कि इंडस्ट्री जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, कहीं हमारा फैसला गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसका डिसीजन तो हम पहले ही लेंगे ना, फैसला करने के बाद तो डिसीजन नहीं लेंगे कि हमारा फैसला गलत हुआ या सही हुआ, तब तो जो हुआ वो हो गया। बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कंसीडर किए जाते हैं। ये टॉपिक आप अपनी बुक में देख सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग एंड वास्ट टॉपिक दे रखा है, जबकि मैंने लास्ट टाइम के बहुत सारे एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस को देखा था, उन्हें स्टडी किया था। उसमें इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा भी गया तो यही पूछा जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको इसकी हेडिंग भी पता है तो एक दो लाइन तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा टॉपिक को पढ़ने की। मेन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं
वो रिलेटेड होते हैं विद द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो मेन आपको क्वेश्चन मिलेगा वो वही मिलेगा। अबाउट 5 to 6 मार्क्स आपको वो क्वेश्चन मिल सकता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स को। इसको मैं पॉइंट्स में डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी इसके अगर किसी पॉइंट्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, वरना इसको मैं हेडिंग्स पे कवर करने वाली हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर हम उसको पूरा स्टडी से कवर करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स का क्या मतलब है? पॉइंट 1, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स। कौन कौन से वो डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं इन द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मार्केट साइज सबसे पहले बात करते हैं कि डोमिनेंट और इकोनॉमिक फीचर का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट और इकोनॉमिक फीचर का मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब हावी होते हैं, जिससे कि वो पूरी इंडस्ट्री पर ही चेंज डाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर होता है? मार्केट साइज। मार्केट का साइज कितना है, वो इंडस्ट्री कितने बड़े मार्केट एरिया को कैप्चर करे हुए है। उसके बाद होता है नंबर ऑफ राइवल फर्म्स। उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, कितनी ज़्यादा राइवल फर्म्स हैं। जैसे कि आप टीचिंग लाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा राइवल फर्म्स हैं। आजकल हर दूसरी जगह पर आप देख लेंगे तो आपको एक टीचर मिल जाएगा। हर दूसरा इंसान आजकल पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, सबको सब कुछ आता है। ऐसे ही बात करते हैं मार्केट ग्रोथ की, कि उस मार्केट में ग्रोथ कितनी है। ऐसा ना हो कि वो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा लो हो, उसमें कोई ग्रोथ का एरिया ही ना हो, ग्रोथ की कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो कि जिससे हम बहुत स्पीडली ग्रो कर सके। उसके बाद होता है नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि उस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ बायर्स कितने आपको मिलने वाले हैं। ऐसा ना हो कि उस इंडस्ट्री में बायर्स की ही बहुत कम हो, तो फिर आप इंडस्ट्री बना के इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके करेंगे क्या जब आपको बायर ही नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि उस इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है उस इंडस्ट्री का, हम कैसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि जो आप फूड इंडस्ट्रीज हो गई हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको सबको पता है। जोमेटो, स्विगी, यही सब उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए, यानी कि जरिए आप वो अपनी फूड सप्लाई करते हैं। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करें, फिर 1-2 रुपए के लिए, 1-2 रुपए के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हूँ। तो इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। उसके बाद में आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि जो इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज कितने होते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी जल्दी उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्रीज, कितनी ज़्यादा वास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उसमें, कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसमें उतने ही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका हाल भी नोकिया की तरह हो जाएगा कि मार्केट से बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री। ऐसे ही यही कुछ डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं, एक बार देख लेते हैं। मार्केट साइज, नंबर ऑफ राइवल फर्म्स, देयर रिलेटिव साइजेस, यानी कि जो राइवल फर्म्स हैं उनके रिलेटिव साइजेस कितने, कितनी बड़ी बड़ी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्केट ग्रोथ कितनी है, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अबव पार है या फिर ब्लो पार है। मतलब जो पार है यानी कि जिस कॉस्ट पर, जिस रेट पर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा या उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज कितनी जल्दी जल्दी होते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। यही हमारे डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को रन कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन कितना मजबूत है, कितना वास्ट कॉम्पिटिशन है उस इंडस्ट्री में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, उन कॉम्पिटिटर्स में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है, यानी कि किसको हम बीट कर सकते हैं और किसको बीट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी कोई मोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या वो जियो को बीट कर सकता है? क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना उसका एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जियो जैसी वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी को बीट कर पाएँ? तो यही सब हमें किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले देखना होता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कितने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वेल सेटल्ड है। लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल्स, राइवल्स के क्या क्या स्ट्रेटेजिक मूव्स होने वाले हैं, इसी को हम कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। कि जो हमारा राइवल है उसके मूव हमें पहले से पता हो कि अगला स्टेप वो क्या लेने वाला है। की सक्सेस फैक्टर्स, यानी कि की सक्सेस फैक्टर्स क्या है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे वो इंडस्ट्री सक्सेस कर सकती है, जिस पर उस इंडस्ट्री की सक्सेस बेस होती है। इस टॉपिक को हम बाद में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं कि सक्सेस फैक्टर्स होते क्या हैं, क्या इसका मतलब होता है। इंडस्ट्री प्रॉफिट आउटलुक, इंडस्ट्री का प्रॉफिट आउटलुक क्या है, यानी कि कितना प्रॉफिट इंडस्ट्री हमें देने वाली है। यही टॉपिक को स्टडी में बहुत ज़्यादा
4 5 6 पेजेस में उसको बिल्कुल कवर कर रखा था। मुझे नहीं लगता है कि इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ भी जाते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और उसको अगर आप हेडिंग्स ही याद कर लेते हैं तो 2-3 लाइन में तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 5 फोर्सेस मॉडल क्या होता है। क्या होता है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर। इसमें 5 फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली फोर्स क्या होती है, पावर ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। पावर ऑफ सेलर्स, सेलर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आपस में कितनी राइवलरी है, कितनी दुश्मनी है उनके आपस में, कितना कठिन, कितना हार्ड, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, इसको मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन कहा जाता है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कंपटीशन है, किसी सोर्स से सबसे ज़्यादा कंपटीशन आ सकता है, तो वो क्या होती है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, यानी कि जो नई एंट्रीज होती हैं इंडस्ट्री में। ऐसे ही है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल है, यानी कि ये ऐसे 5 फोर्सेस हैं, ऐसी 5 ताकतें हैं जिनसे कि हमें लगातार कंपटीशन मिलता रहता है। डिस्कस करते हैं कि करके व्हाट आर द 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पोर्टर्स मॉडल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, सबसे जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन होता है, इसलिए इसको मैंने पहले नंबर पर नोट डाउन किया हुआ है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, यानी कि जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनकी जो थ्रेट होती है, यानी कि थ्रेट मतलब एक तरीके से वैसे तो इसे धमकी कहा जाता है, आप यहाँ पर भी धमकी ही समझ लीजिए कि जो न्यू एंट्रेंस होते हैं उनसे हमें जो डर होता है। न्यू एंट्रेंस आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन, जो भी न्यू एंट्रेंस होते हैं वो हमेशा ही एक पावरफुल सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन होते हैं। द न्यू कैपेसिटी और प्रोडक्ट रेंज दे ब्रिंग इन थ्रू ऑफ न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जो भी नई सोर्स ऑफ कैपेसिटी, जो भी एक ताकत के साथ, एक सारी तैयारी के साथ वो इंडस्ट्री में एंटर किए होते हैं, वो हमेशा एक नया कॉम्पिटिटिव प्रेशर को थ्रो करता है, नया कॉम्पिटिटिव प्रेशर को जागरूक करता है। एंड द बिगर द न्यू एंट्रेंट, जितना बड़ा न्यू एंट्रेंट होगा, जो भी नई इंडस्ट्री में एंटर किया है, वो जितना ज़्यादा उसका साइज होगा, जितना ज़्यादा वो लार्ज कॉम्पिटिटर होगा, द मोर सर्व द कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट, उतना ही ज़्यादा उसका कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट होगा। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर, उसके बाद में सेकंड फैक्टर आता है जो कि 5 फोर्सेस मॉडल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, जो हमारे कस्टमर होते हैं, माना जाता है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, इसलिए कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल माना जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कस्टमर चाहे तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकता है, कस्टमर चाहे तो किसी भी इंडस्ट्री को बंद करा सकता है। स्टार्ट करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। क्वाइट ऑफन यूजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कम टुगेदर फॉर्मली और इनफॉर्मली एंड ब्रिंग प्रेशर ऑन द प्रोड्यूसर इन मैटर सच एज प्राइस, क्वालिटी एंड डिलीवर। जैसा कि जो कस्टमर्स होते हैं वो कभी कभी अपने एक ग्रुप बना लेते हैं कि इस इंडस्ट्री को तो हमें बर्बाद करना ही है। तो जब कस्टमर्स का ऐसा कोई ग्रुप बन जाता है, चाहे वो फॉर्मली ग्रुप बना हो, चाहे वो इनफॉर्मली कोई ग्रुप बना हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं प्रोड्यूसर पर। किस किस चीज़ से रिलेटेड प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ के प्राइस से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से, उसकी डिलीवरी से रिलेटेड। यानी कि जो कस्टमर होता है वो अगर चाहे, वो अगर एक ग्रुप बना ले, चाहे वो ग्रुप फॉर्मली बनाए या इनफॉर्मली बनाए, तो फिर वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम करा सकता है या बढ़ा सकता है। जाहिर सी बात है, कम ही कराने के लिए वो कम्पीट करेगा, कम ही कराने के लिए वो फोर्स करेगा, या फिर उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकता है अगर उसको क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, और उसने मतलब अगर वो चाहे तो क्वालिटी को भी चेंज करा सकता है। एंड डिलीवरी, और उस चीज़ की डिलीवरी से रिलेटेड अगर उसे कोई इशू है, मतलब इन तीनों से रिलेटेड अगर उसे कोई भी इशू है, तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इन्फ्लुएंस, जो बायर की बार्गेनिंग पावर होती है वो क्या क्या चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, प्रोडक्ट प्राइजेस को, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो उसकी कॉस्ट निर्धारित कर रखी है। बिकॉज पावरफुल बायर्स यूजली बार्गेन फॉर बेटर सर्विसेज, जो पावरफुल बायर्स होती हैं, यानी कि जिनकी मॉनेटरी पावर अच्छी होती है, वो यूजली किस चीज़ के लिए बार्गेन करते हैं, बेटर सर्विसेज के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे की तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फिर वो ये चाहते हैं कि पैसा चाहे कितना भी ले लो, पर हमें सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करो।
विच इन्वॉल्व कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर के पार्ट पर, प्रोड्यूसर के बिहाफ पर, प्रोड्यूसर के हैंड पर क्या क्या चीज़ों को मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है और कॉस्ट होती है। यानी कि जब बायर जो है वो सर्विसेज की डिमांड कर रहा होता है, जो पावरफुल बायर होता है, तो फिर प्रोड्यूसर को कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपनी कॉस्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं अपने पावरफुल बायर्स को, वरना बायर्स जो है वो क्वालिटी को, प्राइस को और डिलीवरी को, किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं अगर वो फॉर्मली या इनफॉर्मली टुगेदर हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, कम टुगेदर। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स की क्या बार्गेनिंग पावर होती है? द मोर स्पेशलाइज्ड द ऑफरिंग, मतलब कि क्या हुआ कि अगर हमारी किसी सप्लाई में मोनोपोली है, मतलब कि अब आप रेलवे डिपार्टमेंट को ले लीजिए, अगर रेलवे डिपार्टमेंट आज टिकट का प्राइस 100 रुपये कर देती है, बहुत कम रूट का भी, वो कर नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी की ऐसी मोनोपोली होती तो आज आप प्राइजेस देखते कि रेलवे के प्राइजेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर सपोज करिए कि वो एक बहुत शॉर्ट जर्नी की भी, शॉर्ट रूट की भी प्राइस का टिकट का प्राइस जो है वो 100 रुपये कर देती है, तो क्या आप रेलवे से सफ़र करना बंद कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और चीज़ों के प्राइस फिर और भी ज़्यादा हैं। रेलवे के तो कंपैरेटिवली तब भी कम रहेंगे, चाहे वो कितने भी बढ़ा दें। इसलिए कहते हैं कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होती है, मतलब अगर कोई हम ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग को ऑफर कर रहे हैं, कोई हमारी ऐसी स्पेशलाइज्ड सर्विस है जो कि सिर्फ हम ही प्रोवाइड करते हैं, ग्रेटर इज हिज बार्गेनिंग पावर, उतनी ही ज़्यादा उसकी बार्गेनिंग पावर भी हो जाती है। एंड इफ द सप्लायर आर ऑल्सो लिमिटेड इन नंबर, अगर सप्लायर नंबर में लिमिटेड है, मतलब बहुत ही नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं उस चीज़ के, जो चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं, दे स्टैंड अ स्टिल बेटर चांस टू एग्जिबिट देयर बार्गेनिंग पावर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अपनी बार्गेनिंग पावर को एग्जिबिट करने के, उसको एक्सप्लोर करने के। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होती है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को निर्धारित करती है कि हमें कितने में रॉ मटेरियल चाहिए। यानी कि जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो उनसे झिकझिक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सोल परचेजर होता है, सिर्फ वही इंसान परचेज कर रहा होता है जो कि स्पेशलाइज सर्विस को ऑफर कर रहा है। अगर वो परचेज करना बंद कर देगा रॉ मटेरियल को, तो फिर उनका रॉ मटेरियल परचेज ही कौन करेगा। एंड अदर इनपुट्स, जो भी अदर दूसरे इनपुट्स लग रहे होते हैं इंडस्ट्री में, एंड देयरफॉर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे क्या नाम है वो अफेक्ट होती है विद द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, जो करंट प्लेयर्स हैं यानी कि जो मार्केट में ऑलरेडी एंटर्ड हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी compete कर रहे हैं, उनकी राइवलरी यानी कि उनके बीच में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज क्वाइट ऑब्वियस, ये बहुत ज़्यादा मतलब जायज़ सी बात है कि उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। एंड इट इज़ ऑब्वियस डेट फॉर एनी प्लेयर, और ये भी बहुत ज़्यादा जायज़ बात है कि किसी भी प्लेयर के लिए कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस प्राइजेस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कॉम्पीटिंग इन द इंडस्ट्री। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कंपटीशन को बीट करने के लिए, जो आपस का कंपटीशन होता है कि एक ने कोई बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करी तो दूसरा भी उस क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए लग जाता है। जैसे कि जियो अगर आज 5G सिम लॉन्च कर देती है, तो फिर जो आइडिया है, एयरटेल है, ये भी कोशिश करेंगी कि हम भी 5G में अपना सिम को कन्वर्ट कर लें। तो क्या होता है कि जो प्राइजेस होते हैं और जो कॉस्ट होती है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कि हमने अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने कुछ नया लॉन्च करा, अगर हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस कम कर दिए, तो जो हमारे कंपीटिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो भी कोशिश करेंगी कि अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को कम कर दें, क्योंकि उनका प्रोडक्ट फिर कोई खरीदेगा नहीं। इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, सेल फोर्सेस, यानी कि ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके जरिए वो आपस में compete करते हैं। थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट, जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तो उनसे हमें क्या थ्रेट होता है, क्या उनसे हमें धमकी होती है, क्या उनसे हमें डर होता है। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आर अ लेटेंट यानी कि स्लो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ कंपटीशन इन एनी इंडस्ट्री। जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कंपटीशन को थ्रो कर रहे होते हैं। वेयर एवर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पर भी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी होती है, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, तो वहाँ पर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेट को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या प्राइजेस रखे जा रहे हैं, क्या मतलब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है अपनी एक वीडियो में। सब्सटीट्यूट्स टू यूजुअली लिमिट द प्राइजेस एंड प्रॉफिट्स इन एन इंडस्ट्री,
जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री होती है हमारी, वो भी प्रोडक्ट के प्राइजेस को और प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपस में कम्पीट कर रही होती हैं प्राइजेस के लिए और क्वालिटी के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसमें ये 5 पॉइंट्स थे, 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल थे माइकल पोर्टर के, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. Next part we will upload in the next video. Thank you.